हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपनी अकाउंटिंग क्लासेज में। देखिए बेटा, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स यानी कि अपनी सेकंड बुक। जो रेड वाली बुक थी, जिन स्टूडेंट्स ने खरीद ली थी वो ओपन कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक नहीं खरीदी है वो बेटा या तो खरीद लीजिए या फिर मैं आपको उसके क्वेश्चन या पीडीएफ में आपको भेज दूंगा, उसके थ्रू आप करिए। अब इस मंथ का जो टारगेट रहेगा हमारा वो यही रहेगा कि इस बुक को हम स्टार्ट करते हैं और इसको हम आगे लेके जाएंगे, यानी कि इसको जहां तक भी जाएगी, यानी कि जिस दिन हम स्कूल क्लासेस लगेंगी तब तक हम इस बुक को लगभग टारगेट रहेगा कि कंप्लीट करें। तो सभी स्टूडेंट्स ने अभी तक जिन्होंने भी जो भी लापरवाही की है, नहीं पढ़ रहे हो, तो आज से वो अपना प्लान बना लें, क्योंकि नई बुक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। बेटा आप सबको मैं बता दूं कि इस बुक का ये 30 मार्क्स की बुक है, जिसमें से इसमें से हमने एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ चुके हैं? एनपीओ का, जो कि 10 मार्क्स का 100% आना है। इसको भी मैं रिवाइज करवाऊंगा इस बुक के बाद। सेकेंडली अगर हम बात करें बेटा, तो 20 मार्क्स बचे हैं, जो कि हमारे पास दो चैप्टर है, केवल दो चैप्टर। पहला इशू ऑफ शेयर वाला और दूसरा है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर। तो बेटा आप लोग आपने बस इतना ध्यान रखना है कि जो कि आपके पास 12 to 14 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो इशू ऑफ शेयर से आएंगे, और 6 to 8 मार्क्स के मे बी 4 to 8 हो सकता है, 6 to 8 इशू ऑफ डिवेंचर्स। बेटा इतना आसान चैप्टर है कि बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है इशू ऑफ शेयर का, लेकिन बहुत ज्यादा इजी। इसको हम डेली अगर 1 से 1.5 घंटा भी अगर देंगे तो आराम से हम इस चैप्टर को घर बैठे बैठे लगभग 20-25 दिन में हम कोशिश करेंगे कि पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आसान है। पार्टनरशिप अकाउंट से ज़्यादा आसान है। पार्टनरशिप में कैलकुलेशन थी, कुछ पॉइंट थे, ये थे, तो कैलकुलेशन यहाँ पर भी होगी, लेकिन यहाँ पर सिंपल जर्नल एंट्रीज के बेस पर चलेगा। कुछ यानी कि फिक्स जर्नल एंट्री है। अगर हम इसके सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसमें से हमारा एक भी मार्क्स नहीं कट सकता, एक भी मार्क्स नहीं कट सकता इस चैप्टर में। तो इसलिए बेटा आज से आप सभी, मैं आप बहुत आराम से करवाऊंगा इस चैप्टर को, बहुत कोई जल्दबाजी नहीं है, ना स्पीडली करवाऊंगा, बहुत धीरे धीरे डेली आपको मैक्सिमम 40 मिनट्स की क्लास दूंगा। उस क्लास के अकॉर्डिंग आप उसको एक बार, दो बार, 3 बार देखिए, बार बार देखिए, जहां समझ नहीं आए दोबारा देखिए, और जैसे ही कोई पॉइंट ना आए कॉल कर लीजिए किसी भी टाइम। तो बेटा अभी तक मैंने ये बातें बताई थी, लेकिन आप लोगों ने एप्लीकेबल नहीं करी। आज से आप लोग ध्यान से इस चैप्टर को स्टार्ट करोगे। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है, जो कि आज 2 जून हो गई। 2 जून को हम ये वीडियो बना रहे हैं और आप सबके पास ये मिल जाएगी। तो आज से आप स्टार्ट कर दीजिए अकाउंट्स, जो कि आपका सबसे लंबा और सबसे ही मेन सब्जेक्ट है। तो इसलिए इसके लिए आप अभी से अपने 2 से 3 घंटे डेली निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगभग 1 घंटा आपने मोबाइल पे रखना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है अपनी बुक से, क्योंकि लगभग सभी के पास बुक्स हैं। जिसके पास नहीं है वो यहाँ से भी देख सकता है। वीडियो को स्क्रीनशॉट लेकर, ड्रॉ के स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चंस को, या फिर उस जो भी मटेरियल है या थ्योरेटिकल है उसको, मैं आपको बता दूं बेटा कि थ्योरेटिकल जो कि आज और कल शायद 2 क्लासेस आपकी थ्योरी की लग सकती हैं, उसके बाद आपको केवल एंड केवल प्रैक्टिकल ही चलेगा, केवल एंड केवल प्रैक्टिकल ही चलेगा आपका। तो सिंपल सी बात है, इसमें से मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके थ्योरेटिकल पूछे जा सकते हैं, जो कि 1 मार्क्स में। उसके अलावा जो भी इसमें से एक आपका
3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, एक 6 मार्क्स का बनेगा, 100% 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो कि और में भी होगा और मेन में भी, यानी कि 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन इसमें देंगे जिनमें से कोई एक करना होगा। तो कहने का मतलब अगर हम बात करें तो ये मिनिमम 14 मार्क्स का चैप्टर आपका है। मैक्सिमम भी दे सकते हैं और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कंपनी अकाउंट्स में डिवेंचर और शेयर 20 मार्क्स के हैं, तो 14 तो इसके हैं ही हैं, हो सकता है ज्यादा भी दे दे, इसके कम कर दिए जाए। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इजी। इजी तब बनेगा जब आप इसको स्टार्टिंग से लेके चलोगे, ठीक है। तो मैं दिनेश कुमार, जो कि आपका सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। देखिए बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से आपने स्टार्टिंग करनी है, क्योंकि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। ये टॉपिक्स है बेटा आपके। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि कंपनी अकाउंट्स की बात आती है तो कंपनी होती क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है, यानी कि हम किसको कंपनी बोलेंगे। फिर कंपनी कितने प्रकार की होती हैं, उन कंपनीज में देखेंगे कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जैसे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी थी, उनमें डिफरेंस देखेंगे। फिर जब हमने कंपनी में इशू ऑफ शेयर पढ़ना है तो शेयर का मीनिंग, नेचर और टाइप्स ऑफ शेयर क्या होते हैं। जैसे 2 टाइप्स हो गई तो उनमें डिफरेंस क्या होगा, उनमें जो शेयर कैपिटल है उसका मीनिंग क्या होगा, शेयर कैपिटल कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंटेशन होगी वो देखेंगे। फिर रिजर्व्स कैपिटल, कैपिटल रिजर्व्स के बारे में देखेंगे। फिर यहाँ से आपके पास स्टार्ट हो जाएगा न्यूमेरिकल पोर्शन। ये है आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो ये थ्योरेटिकल पर हम कोशिश करेंगे आज की क्लास, और मैक्सिमम हो सकता है कि कल भी जाए, या कोशिश करेंगे आज ही हम करें, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, शायद आज पूरा कंप्लीट ना हो पाए। समझेंगे इस चीज को। फिर यहाँ से आपके पास न्यूमेरिकल शुरू होगा कि कैसे हम शेयर इशू कर सकते हैं, कैसे अलॉटमेंट होगा, कैसे प्राइवेट प्लेसमेंट होगी, कैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान होगा, कैसे पब्लिक सब्सक्रिप्शन होगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जो इशू होंगे वो पार पर, प्रीमियम पर होंगे, अदर देन कंसिडरेशन, इंटरेस्ट, एरियर, और ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर वगैरह जो है, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर जाएगा ये। तो सबसे पहले हम बेटा स्टार्ट करते हैं कि कंपनी होती क्या है। देखिए बेटा, कंपनी को पढ़ने के लिए कंपनी जरूरत क्यों पड़ी, इस चीज पे हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सोल प्रोप्राइटरशिप आपने 11th क्लास में देखी, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, जो कि पार्टनरशिप के बारे में जानना था थ्योरेटिकल आपने 11th में, और प्रैक्टिकली पार्टनरशिप के अकाउंट्स की बात करें तो अब अभी अभी हम खत्म करके आ रहे हैं। तो जैसे ही हम ये करते हैं, कुड नॉट मीट द ग्रोइंग द डिमांड वेरी बिग बिजनेस। बेटा देखिए, मैं बात करता हूँ कि आपने छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में। अगर मैं बात करता हूँ कि पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटर बिजनेस काफी बड़े भी हो सकते हैं, बट वो एक होल कंट्री या एक ग्लोबलाइजेशन में कंप्लीटली डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक अलग से फॉर्म एस्टेब्लिश की जाती है, यानी बनाई जाती है एज ए कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ से, जिसको हम बोलते हैं कंपनी। ठीक है, तो कंपनी क्या है कि कंपनी को हम कितना भी बड़ा ले जा सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जैसे मैं बात बात करता हूँ टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, हुंडई, होंडा, मारुति सुजुकी। ठीक है, ये सब क्या है, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो जो कि अलग अलग वेरिएंट में काम करती हैं। हजारों लाखों करोड़ों कंपनियां हैं जो कि अपने बिग यानी बिजनेस को बड़ा बनाती हैं। यानी कहने का मतलब इनमें हमारी कोई लिमिट्स नहीं होती, बहुत सारे फंड होता है, बहुत सारा पैसा आता है, बहुत सारे इसमें पार्टनर्स जो हम बात करते हैं, पार्टनरशिप में ऐसे ही बहुत सारे मेंबर बनते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। उसके बेसिस पर यहाँ पर ये अपनी पूरी की पूरी यानी कि होल इकोनॉमी की डिमांड को पूरा करने में कैपेबल बन जाते हैं, यानी कि एक ऐसा फॉर्म होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, तो देखिए बिकॉज, क्योंकि ये हम बात करते हैं कि ये इनकी डिमांड को पूरा नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनमें लिमिटेशंस कैपिटल होती है, लिमिटेड लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी होती है, अनलिमिटेड जो लायबिलिटीज होती है, क्योंकि अनलिमिटेड होने के बाद कोई इतना रिस्क नहीं लेगा। एंड अदर ड्रॉबैक्स, और भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं जो कि हमने पार्टनरशिप बिजनेस में देखे थे। There a company forms business organizations come into the existence to do away with the defect of sole proprietorship and partnership forms of business organizations। देखिए बेटा, क्या कहा है
कि कंपनी एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई भी आता है या कोई भी एग्जिट होता है तो उसका डिफेक्ट्स, जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप पे था कि भाई ये बंदा चला गया तो 100% ही बंद हो जाती है, पार्टनरशिप में भी जाता है तो भी उस पर इफेक्ट पड़ती है। बट अगर हम कंपनी की बात करें तो उसमें इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जो कि अभी हम देखेंगे। तो इनकी जो लिमिट्स होती हैं उनके बाहर जाने के लिए हमने क्या करना होगा, हमने कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कंपनी बना के हम अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी क्या होती है, कैसे बनती है, क्या प्रोसीजर होता है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि लॉर्ड जस्टिस से लिनली डिफाइन करते हैं कंपनी को। इट इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एसोसिएशन का मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन हु कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ टू कम स्टॉक, यानी कि मनी को वो अपने, यानी कि स्टॉक का मतलब कॉमन स्टॉक का मतलब बराबर बराबर हिस्से में, एंड इम्प्लो ऑफ सम कॉमन पर्पज, यानी कि अपने उसको पूरा कर सकते हैं, अपने कॉमन पर्पज को पूरा करने के लिए इकट्ठा करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे वे में देखिए, एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सी डेफिनेशन। एक कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है बेटा, आर्टिफिशियल आप बचपन से सुनते आओ भाई, ये तो बनावटी, ये प्राकृतिक है। तो बनावटी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल, जो मैन मेड होता है, मैन मेड होता है। जो पर्सन यानी कि मानव बनाते हैं उसको हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। पर्सन इसलिए कहा गया क्योंकि ये एज ए जिस तरह पर्सन की आइडेंटिटी होती है, पर्सन जैसे ट्रीट होता है, सेम उसको इसको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, एक नाम रख दिया जाता है, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको, जो कि क्रिएटेड बाय लॉ, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, कानून की हेल्प के द्वारा इसका नाम रखा जाता है, बनाया जाता है। हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, इसकी एक आइडेंटिटी, मतलब एंटिटी का मतलब ये अलग से अपने आप में एक पहचान होती है इसकी, कि भाई ये पहचान है। विद ए परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा अभी बताऊंगा। एंड ए कॉमन सील, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि ये बनाई इसलिए जाती है कि इसमें कोई भी आदमी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, किसी की डेथ हो जाए या कोई भी रिटायर होता है तो कंपनी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेंबर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कंपनी कंटिन्यू चलते रहेगी, उस पर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं आया बेटा समझ? देखिए अब ध्यान से समझिए। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि जो कि कानून के द्वारा एक नाम रजिस्टर्ड कर दिया जाता है, और वो नाम क्या बन गया, एक आइडेंटिटी बन गई। और नाम की आइडेंटिटी की बात हम बात करेंगे। देखिए, नाम की आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी कंपनी का आप नाम लीजिए जो आपके आसपास है, सिंपल भी मान लीजिए, मैं बात करता हूं कि आपने एक टीवी खरीदा। किसका टीवी खरीदा, मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, एलजी की बात कर लेते हैं। तो एलजी कंपनी से आपने, यानी कि एलजी कंपनी की फुल फॉर्म क्या है, लाइफ गुड्स, उसका एक आपने एलईडी टीवी खरीदा। अब आप मुझे बताइए कि बेटा जी, आप किसको जानते हो, सामान खरीदा एलजी का, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किसको जानोगे, एलजी को जानोगे। एलजी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन ही है। आपने केस करना होगा तो इस पे एलजी पे करोगे, आपको क्लेम करना होगा तो इसको करोगे, आपने कंप्लेंट करनी होगी तो इसको करोगे। तो ये क्या है, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब कि ये एक पर्सन की तरह ट्रीट होगा, लेकिन ये ह्यूमन नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, कानून की मदद से बनाया गया है। कोई भी नाम जैसे डिसाइड होता है तो कानून उस पर अपना क्या करता है, मोहर लगाता है और कहता है कि हाँ भाई ये नाम अब रख सकते हो और इसके थ्रू आप अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज कर सकते हो। हैविंग ए सेपरेट एंटिटी, अब आप देखोगे कि बेटा एक ही नाम की दो कंपनियां नहीं हो सकती, क्योंकि ये अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट का मतलब अलग से, कि जैसे आपका नाम रख दिया गया, आप कोई भी हैं, जैसे मैं बात करता हूं कि भाई एक्स है, फादर, उसके फादर का नाम, विलेज, सब अलग अलग हो गया।
तो सेम एज इट इज क्या हो गया कि उसको एक आइडेंटिटी मिल गई कि भाई ये इस जगह का है, इसकी ये फोटो है, ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आधार नंबर है जिसको हम बोलते हैं। सेम एज इट इज ही कंपनी को भी ऐसे ही रखा जाता है कि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में समझी जाती है। गेट को बंद कर सको। तो उस केस में आप क्या करोगे बेटा, उस देखोगे कि ये अपने आप में क्या है, अपने आप में एक जैसे पर्सन होता है ऐसे ही उसकी आइडेंटिटी बना दी जाती है। अब इसमें क्या है कि ये आइडेंटिटी बन गई, इसका रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके ओनर्स के नाम रखे गए। इसमें एक पॉइंट होता है कि अगर कोई ओनर छोड़ के जाता है बिजनेस को या कोई और इंटर होता है तो इस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप देखते हो बेटा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज या टाटा इंडस्ट्रीज या फिर मारुति सुजुकी, इनके ओनर्स की अगर हम बात करें, शेयर होल्डर्स जिसको हम अभी पढ़ेंगे शेयर्स क्या होते हैं, वो शेयर होल्डर्स को ओनर बोला जाता है। उसमें लाखों करोड़ों उसके ओनर है, छोटे हो। तो कोई भी अगर मान लीजिए मैंने भी मान लो एक रिलायंस कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है, तो मैं क्या हूँ, उसका एक शेयर का ओनर हूँ। मैं उसके शेयर को बेच देता हूँ या कोई और खरीद लेता है तो उस पर कंपनी पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि परपेचुअल सक्सेशन आपने 11th क्लास में भी कंपनी की जब हम फिक्चर्स पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा था कि मेंबर्स कम्स एंड गो आउट डज नॉट इफेक्ट दिस कंपनी। यानी कहने का मतलब कंपनी में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे कोई भी मेंबर आता है जाता है, किसी की डेथ होती है, इससे कंपनी में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, परपेचुअल सक्सेशन। बेटा इस पर क्वेश्चंस आता है, एक नंबर भी पूछ भी लिया जाए कि व्हाट इज परपेचुअल सक्सेशन, ऑप्शन दे दिए जाए तो उसमें आप राइट ऑप्शन क्लिक करोगे। नेक्स्ट है एंड ए कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या हुआ, कॉमन सील यानी कि जब भी हम कोई भी काम करेंगे तो इस पर एक मोहर बनेगी जो हम रबड़ स्टाम्प बोलते हैं। वो स्टाम्प हर डॉक्यूमेंट्स पे लगेगी, उसका ब्रांड नेम है, सिग्नेचर करेंगे तो वो मोहर लगेगी। जैसे कि आप प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हो और किसी भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाते हो तो प्रिंसिपल क्या लगाता है, एक स्टाम्प लगाता है और साइन करता है। तो वो क्या है कि भाई वो एक प्रूफ हो जाता है कि हाँ ये इस ऑर्गेनाइजेशन का। जो ऐसे ही हर कंपनी की एक अपने आप में कॉमन सील होती है। तो ये क्या थी, इसकी डेफिनेशन थी। तो आई थिंक आप सबको समझ में आई होगी कि कंपनी का मतलब होता क्या है। कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि कानून के द्वारा उसका नाम बनाया जाता है। ये अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी होती है और इसका परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील के द्वारा इसको रन करवाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बेटा, आगे चले। देखिए अब हम बात करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स क्या क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक आप सबको पता है, कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स यानी कि उसको पहचानेंगे कैसे। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपको पहचानेंगे कैसे कि भाई आपकी हाइट ये है, आपका कलर ये है, आप ऐसे दिखते हो, आप एक ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, या फिर आप ऐसे, ये आपकी क्वालिटी है। तो वो क्या है, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है। ऐसे ही कंपनी को कैसे पहचानेंगे, तो कंपनी को पहचानने के लिए जैसे हमने डेफिनेशंस को पढ़ा है तो डेफिनेशन से ही हम निकालेंगे कि उसका मतलब पहचान कैसे सकते हैं। तो ये क्या होगा, सबसे पहले एक सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हुआ कि अलग से इसकी एक पहचान है जो कि किसी दूसरे के साथ ये मैच नहीं करती है। ठीक है, इसके थ्रू इस नाम के साथ भी अपनी कंपनी क्या करेगी, अपना पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो करेगी। तो कहने का मतलब ए कंपनी लीगल पर्सन एंटिटी क्वाइट टू डिस्टिंक्ट सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। तो उनके मेंबर से वो क्या होती है, एक अलग होती है, किसी के नाम पर नहीं होता ये, वो एक अलग से उसकी आइडेंटिटी होती है जो कि वो परचेज और सेल्स करेगा प्रॉपर्टीज ओवन नेम, उसी नाम के से ही होगा, उसी के नाम से ही अकाउंट खुलेगा, यानी कि कंपनी के नाम से बैंक में अकाउंट। इट्स ओवन नेम कैन एंटर द कॉन्ट्रैक्ट कंपनी लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट द मेंबर क्रेडिटर्स कंपनी sue ओनली कंपनी डेब्ट्स नॉट इट्स मेंबर। यानी कि कंपनी कोई भी अगर कोई सामान खरीदता है उधार में, क्रेडिटर्स होता है, तो वो कंपनी पर क्लेम करेगा न कि कंपनी के मालिक पर। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी एक अलग पहचान होती है। परपेचुअल सक्सेशन, ये जो आपका परपेचुअल सक्सेशन या एक्जिस्टेंस का मतलब क्या मैंने अभी बताया कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट इफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, of insolvency of its member।
तो उसके जो मेंबर्स होते हैं उन पर कोई भी रिटायरमेंट होती है, किसी की डेथ होती है, कोई लेंसी या इंसॉल्वेंटी होता है। इंसॉल्वेंसी का आपको पता है कि भाई जो दिवालिया हो जाए, जो फाइनेंशियली बैंक करप्ट हो जाए, तो वो उनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। शेयर होल्डर्स में कम एंड शेयर होल्डर्स में गो आउट गोज, बट कंपनी गोज टू फॉर एवर। कंपनी हमेशा चलती रहेगी अनलेस यू वाइंड अप अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। अगर कंपनी को कंपनीज एक्ट, जो कंपनी के रूल्स होते हैं उनके बेसिस पर अगर कंपनी को बंद नहीं करवाया गया हो तो वो चलती रहेगी। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि लिमिटेड लायबिलिटीज। कंपनी पर हमेशा लिमिटेड लायबिलिटीज होती है। कंपनी की जो वैल्यूज होती है, जो मेंबर होते हैं, जो जितनी कैपिटल लगाते हैं वो वहां तक ही क्या करते हैं, लायबल रहते हैं, पे करने से ज्यादा नहीं ली जा सकती। जैसे कि हमने पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा था कि उनकी लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अगर लॉस होता है या कोई और प्रॉब्लम होती है तो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी क्या किया जा सकता है, टच किया जा सकता है, यानी कि उसको सोल्व करवा के भी उनका क्लेम पे किया जा सकता है। बट कंपनी के केस में कंपनी की जो लायबिलिटीज होगी वो लिमिटेड होगी। लायबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। क्या कहा गया है कि केवल लायबिलिटीज शेयर होल्डर कौन होता है, जो उसके शेयर को खरीदता है, यानी कि उसका हिस्सा लेता है। यानी कि जैसे पार्टनर्स क्या करते हैं, वो भी शेयर लेते हैं, लेकिन वो पार्टनरशिप होती है। कंपनी में जब अगर शेयर लिया जाता है तो वो उसका ओनर माना जाता है, और जितने शेयर लेता है उसकी जितनी कीमत है उतने ही पैसे जितने दिए हैं वही उसके लिए लायबिलिटीज है। उसकी जो फेस वैल्यू है पूरी की पूरी, अगर वो फेस वैल्यू पे करता है तो उसके बाद अगर लॉस होता है तो उसका कोई भी पार्ट या कोई भी लायबिलिटी उसकी नहीं बनती। ठीक है बेटा। जैसे कहने का मतलब, भाई एग्रीमेंट हुआ कि उस शेयर की कीमत कितनी, 10 रुपए, और उसने ऑलरेडी 8 रुपीज पे कर चुके हैं, तो कम उसके ऊपर लायबिलिटीज रहेगी केवल 2 रुपए। तो 2 रुपए और देगा, उसके अलावा नहीं देगा, क्योंकि उसके उसकी जो कंपनी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी उसके शेयर्स की, कंपनी के उस शेयर की 10 रुपए थी। 10 रुपए तक वो लाइबल है, उसके अलावा नहीं। इसीलिए इसको लिमिटेड लायबिलिटीज कहा गया है। फिर कहा गया कॉमन सील। कॉमन सील जैसे मैंने अभी बताया, कॉमन सील में भी मे नॉट मेंटेन द कॉमन सील, इट्स द कॉमन सील। ठीक है। यानी कहने का मतलब, कंपनी में और मे नॉट मेंटेन ए कॉमन सील, इट्स कॉमन सील द अफेक्टेड टू ऑल इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी। जितने भी डॉक्यूमेंट्स में रहेंगे उन पर कंपनी क्या करेगी, उस स्टाम्प को लगाएगी और कहेगी कि हाँ ये मेरे द्वारा बनाया गया है, ये प्रोडक्ट है या ये है, जो कि वो एक परमानेंट प्रूफ बनता है, जो कि एज ए एविडेंस के रूप में काम करता है। ठीक है बेटा। प्रूफ यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बन जाता है। फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो कंपनी में जितने भी शेयर होते हैं वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, यानी कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। क्या होता है कि जो मैनेजमेंट होती है वो, जो ओनरशिप है वो भी, या उसको उसके अलावा भी सेपरेटली बन सकती है कि भाई मैनेजमेंट अलग बनी, ओनर कंपनी का अलग है। ओनर जो है वो उसके शेयर्स का मालिक होता है। कंपनी को चलाने के लिए मैनेजमेंट अलग से हो सकती है, वो भी इन्वॉल्व हो सकता है या अलग से होगी। बड़ी कंपनी की बात करें कि भाई, अगर मैं बात करूं कि एक कंपनी के 20 ऑफिस हैं, तो जो ओनर होता है वो केवल एंड केवल उसकी मीटिंग्स में लेता है। सारी ऑपरेशन, सारी मैनेजमेंट क्या करती है, मतलब जो मैनेजर होते हैं वो चलाते हैं उन कंपनी को। देखिए, शेयर होल्डर्स में ट्रू ओनर ऑफ द कंपनी, बट यूजुअली द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्वाइट टू लार्ज। इतने ज्यादा लार्ज होते हैं कि उन सबको पॉसिबिलिटी नहीं होती कि हर एक मेंबर्स को डिसीजंस में पार्ट लिया जा सके, डे टू डे के जो भी मैनेजमेंट है कंपनी की। इसलिए कंपनी क्या करती है कि मैनेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करती है और इलेक्ट कर लेती है शेयर होल्डर। उन शेयर होल्डर में से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चुन लिया जाता है और आगे काम करवा लिया जाता है। तो वही देख रेख करते रहते हैं। जब एजीएम होती है तब शेयर होल्डर्स को डिसीजन करवाए जाते हैं,
जो कि मीटिंग्स के थ्रू और वोटिंग के थ्रू कि भाई हमने कुछ और इनोवेट करना है या नहीं करना है, तो वोट के बेस पे होता है, जो मेजोरिटी होती है वो डिसीजन माना जाता है और उसके थ्रू काम कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब कुछ डायरेक्टर्स को चुन लिया जाता है मैनेजमेंट को चलाने के लिए। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने कंपनी को पहचान लिया कि कंपनी का मतलब क्या है, तो आई होप सभी को बेटा समझ आया होगा, क्लियरली अच्छे से समझ आया होगा कि कंपनी क्या है, कैसे रन होती है, कैसे चलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काइंड ऑफ कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है, कंपनी के क्या टाइप्स होते हैं, यानी कि हम बात करें कि भाई हमने ये पढ़ा है तो इसकी भी कोई तरीके होते हैं कि भाई अलग अलग मॉडल भी हो सकते हैं। तो देखिए बेटा, हम बात करते हैं कंपनी को, जैसे हम बात आती है तो ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है। ज्वाइंट स्टॉक मतलब अलग अलग लोगों के, बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा होकर वो कंपनी बन जाती है। तो उसमें एक होता है अनलिमिटेड कंपनी, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और एक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं। अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी का मतलब उनकी लायबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, कि भाई आपको जो भी आप काम करोगे तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे पार्टनरशिप की बात करते हैं, सेम एज इट इज। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की, उसमें गारंटी दी जाती है, लिमिटेड है, और उसमें गारंटी दे दी गई कि भाई अगर ये इतनी प्रॉब्लम आएगी तो इसकी गारंटी दूसरा पार्टनर, दूसरा शेयर होल्डर देता है कि भाई मैं दूंगा अपने शेयर से। तो कहने का मतलब इस तरह की होगी। और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब शेयर्स के थ्रू वो लिमिटेड हो जाती है कि भाई शेयर्स दे दिए गए और जो भी शेयर्स की वैल्यू है वही लिमिट कर दी गई कि भाई इतनी लिमिट तक वो लायबल रहेंगे। इसमें क्या क्या आएंगे हम इस फॉर्म्स को जानेंगे, यही फॉर्म चलता है और यही रन होता है, इसी को हमने समझना है, यही पढ़ना है, इसी के थ्रू। अब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की बात करते हैं तो उसको बेटा हम तीन कैटेगरी में, बेसिकली दो कैटेगरी में मानी जाती है, तीसरी कैटेगरी इसी के ही पार्ट की होती है। तो एक तो होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट और पब्लिक, पब्लिक और प्राइवेट के नाम से ही समझिए बेटा कि प्राइवेट कंपनी, भाई जैसे आप बोलते हो कि यार ये मेरा घर है, जिसमें आप ही आ सकते हो, आपके आदेश से ही कोई दूसरा पर्सन आ सकता है, आप किसी को मना करोगे तो वो नहीं आ सकता। कहने का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो घर है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपका जो भी एसेट्स है उसमें आपका राइट है, तो वो प्राइवेट होती है। जैसे आपने कई बार कहीं आप बाहर भी गए होगे, गए होंगे, तो उस टाइम भी आपने देखा होगा किसी ने बोर्ड लगा के लिखा हुआ है कोई खाली प्लॉट है तो उसमें लिखा हुआ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब क्या है भाई, ये किसी किसी सिंगल पर्सन के नाम है और वो उसकी प्रॉपर्टी है। सेम एज इट इज प्राइवेट कंपनी का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों की रिस्ट्रिक्शंस होती है, कुछ लोगों के अंडर में होती है और वही उसके ओनर होते हैं और वही उनको चलाते हैं, उसको हम प्राइवेट कंपनी बोलते हैं। देखिए अभी हम बात करेंगे पूरी प्राइवेट कंपनी पर, फिर हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी। जैसे जैसे बेटा अगर हम बात करेंगे कोई भी बड़ी कंपनी जिसमें कोई भी जा सकता है, मिल सकता है, देख सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक जैसे ही वर्ड यूज हो जाता है तो एक बड़ा लेवल आ जाता है बहुत सारे लोगों की, तो जिसमें कोई भी पर्सन जा सकता है, उसका ओनर भी बन सकता है, उसको पैसे दे के उसके शेयर खरीद सकता है, तो उसको हम पब्लिक बोलते हैं। प्राइवेट में क्या है कि एक बाउंडेशन लग जाती है। तो क्या था बेटा कि अगर हम बात करें कुछ साल पहले जो 2013 जो कंपनीज एक्ट आया था हमारा, उससे पहले केवल ये दो ही टाइप की कंपनी हम मानते थे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन की क्या थी कि मिनिमम जो इसके मेंबर होने चाहिए वो दो होने चाहिए। अब बात करते हैं कि सर आप तो कह रहे हो कि मिनिमम दो मेंबर, कंपनी का मतलब ये है कि मिनिमम दो, मैक्सिमम, प्राइवेट में मैक्सिमम है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कंडीशंस, किस कंडीशंस में कितने हो सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि पब्लिक, पब्लिक में भी मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। यहाँ पर वर्ड यूज बोल रहा हूँ बेटा मैं अनलिमिटेड, अनलिमिटेड का मतलब कोई लिमिट्स नहीं है, जो भी कंपनी को ठीक लगता है उतने मेंबर्स बन सकते हैं।
जैसे मैं बात करता हूँ कि एक कंपनी की जो वैल्यू है, यानी कि वो अपनी कैपिटल को जब रजिस्टर करवाते हैं, जब डिसाइड करते हैं, उसको ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं, जो कि हम आगे बात करेंगे। तो ऑथोराइज कैपिटल मान लो किसी कंपनी ने रख ली गई 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ रुपए। तो 1,000 करोड़ रुपए में तो वो 1,000 करोड़, एक शेयर की कीमत 1 रुपए भी रख सकता है। तो वो कहते हैं कि भाई मेरी कंपनी के मेंबर, अगर एक पर्सन एक ही शेयर खरीदता है तो वो 1,000 करोड़ भी लोग भी हो सकते हैं। वो कहते हैं कि भाई मेरी जो शेयर की कीमत है वो 50 पैसे, तो उसके 2,000 करोड़ हो गए। किसी ने कह दिया 1 पैसा ही है, तो उसके कितने हो गए, 1,00,000 करोड़। यानी कहने का मतलब वो अपने शेयर की कीमत के अकॉर्डिंग रख सकता है। और ये कहे कि भाई एक आदमी एक ही लेगा, या एक आदमी एक ही शेयर खरीदता है तो मैक्सिमम इतने खरीद सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब कोई लिमिट नहीं होती बेटा। तो आप सोच रहे होंगे सर क्या बोल रहे हो आप, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बेटा इसी चीज को मैं अगले जो हमारी अगली स्लाइड होगी उसमें मैं समझाऊंगा। पहले मैं इनके बारे में आपको बता दूं, तो थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ आ रहा होगा कि पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है। अब आप कहोगे कि सर आपने अभी भी बताया कि 1% कंपनी का जो वर्ड है वो आप कह रहे हो कि इसी का ही पार्ट है। हाँ बेटा बिल्कुल इसी का पार्ट है, क्योंकि 1% कंपनी प्राइवेट कंपनी ही बोली जाती है। हुआ क्या कि पहले क्या होता था कि 2% को मिलकर एक यानी कि प्राइवेट कंपनी बनानी होती थी। अब क्या हुआ कि जो कि विदेशों में तो 1% पहले से चल रही थी, लेकिन इंडिया में नहीं थी। तो क्या करवाया गया कि प्रॉब्लम्स आई कि एक आदमी भी अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना सकता है, जो कि बाहर से पैसा उठा सकता है और ऑपरेशंस कर सकता है। भाई दो ही क्यों, एक भी तो मैनेज कर सकता है पूरे बिजनेस को। भाई डायरेक्टर बना रहे और वो काम करता रहे, और अपनी मतलब मैनेजमेंट उसने लगा रखी है पूरी की पूरी, लेकिन वो खुद ही उसको क्या करेगा, वो ओनर रहेगा। तो उस केस में भी कंपनी का एक नया रूप दिया गया कि 1% कंपनी, यानी एक पर्सन भी कंपनी बना सकता है और कंपनी को चला सकता है। तो इसलिए इसको प्राइवेट कंपनी के पार्ट में ही रखा गया है। ठीक है बेटा समझ में आया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक क्या होती है, और जो कि हम हमने अभी अभी देखा कि अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसको थोड़ा सा हम इसकी मीनिंग डेफिनेशन जान लेते हैं जो मैंने आपको बताया है। देखिए अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी वेयर इज नो लिमिट इन लायबिलिटीज इट्स मेंबर। जैसे मैंने अभी भी बताया कि उनकी कोई लिमिट्स नहीं रहेगी उनके मेंबर्स, उनके ओनर्स के। इट मींस व्हेन कंपनी सफर लॉस, अगर कंपनी लॉस ही उठा रही है टाइम टू टाइम, यानी बड़ा लॉस जा रही है कर रही है, तो कंपनी की प्रॉपर्टी नॉट सफिशिएंट पे टू डेब्ट्स, अगर कंपनी की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचने पर भी उसके डेब्ट्स की पूर्ति नहीं हो रही है, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हिज मेंबर्स यूज टू क्लेम दिस क्रेडिटर। तो उनके जो मेंबर है, ओनर है, उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी यूज किया जा सकता है और उनकी प्रॉपर्टी बेचकर उनके क्रेडिटर्स का क्लेम सेटल किया जा सकता है। तो ये थी बेटा अनलिमिटेड कंपनी, जो कि मैंने आप पहले ही बता दी है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या होता है, इन केस कंपनी लायबिलिटीज द मेंबर्स लिमिटेड बट एक्सटेंड टू गारंटी गिवन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, कि भाई हमारी गारंटी तो इतनी रहेगी, बट अगर जो लायबिलिटीज रहेगी वो बता दी जाएगी इतनी रहेगी, लेकिन जब वाइंडिंग अप होगी तो उस केस में उनको एक गारंटी दी जाती है कि भाई बंद करते टाइम हम इसमें इतनी गारंटी देते हैं कि इतना पैसा दिया जाएगा। जैसे मैं बात करता हूँ कि कोई कंपनी लॉस में जा रही है और फिर भी वो अपना ऑपरेशनल एक्टिविटीज कर रही है, तो उधार सामान खरीद रही है, तो उधार सामान पर क्या कहा गया कि ओनर ने कहा कि भाई अगर लॉस होता है तो मैं गारंटी देता हूं कि भाई आपकी इतनी पेमेंट मैं करवाऊंगा, या अपनी मैंने अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी बेचकर करनी हो, तो उस केस को बोलते हैं कि एक गारंटी देना, गारंटी लिमिटेड बाई गारंटी। तो ये दोनों टाइप्स की जो कंपनी है बहुत कम रनिंग में होती है, नाम मात्र की। जो कि इंडिया की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम केस में कंपनी लिमिटेड बाई शेयर्स के रूप में काम करती है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा कि सब डिवाइडेड इनटू प्राइवेट, पब्लिक और 1% कंपनी। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशंस की अगर हम बात करें, मीनिंग की बात करें, तो क्या होता है कि एज पर सेक्शन 2 जो भी डेफिनेशंस होंगे बेटा सेक्शन 2 के अंडर में आएंगी। तो प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है वो सब सेक्शन
68 है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी का जो एक्ट है 2013 जो बना था, पहले बेटा ये 1956 के अंडर होता था, लेकिन अमेंडमेंट करके इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको रख दिया गया 2013, यानी कि नया एक्ट बनाया गया, उसमें चेंजेस करके बहुत सारे इनोवेट करके इसको बना दिया गया। तो उसमें क्या मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्टेड राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। सबसे पहले तो आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपका शेयर्स है तो वो आपके पास रहेगा, आप किसी दूसरे पर्सन को नहीं दे सकते। लिमिट्स मेंबर इट्स मैक्सिमम कितनी है, 200। एक्सक्लूसिव पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज, यानी कि इसमें जो एम्प्लॉइज हैं, अगर एम्प्लॉइज को आपने बनाया गया तो वो अलग होंगे। एक्सक्लूसिव, इंक्लूडिंग का क्या मतलब होता है कि इसमें इंक्लूड है, एक्सक्लूसिव उनको छोड़ दिया जाएगा और उसके अलावा 200 मेंबर्स कंपनी में बन सकते हैं मैक्सिमम, प्राइवेट कंपनी। प्रोहिबिट्स एनी इनोवेशंस टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी शेयर्स डिवेंचर्स। प्रोहिबिट्स का मतलब बेटा रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मतलब नहीं कर सकते, उन पर ये नहीं लागू होता कि वो पब्लिक में डिवेंचर्स और शेयर्स इशू करें, यानी बेचें और उसे पैसा उठाएं, तो पब्लिक में वो नहीं कर सकते। सब्सक्राइब का मतलब उनको सेल किया जाए, बेचा जाए सिक्योरिटीज को और पैसे लिए जाए। The name every private company must be into words private limited। देखा होगा आपने मैक्सिमम कंपनीज पर लिखा देखा होगा कि नाम जो होगा वो प्राइवेट लिमिटेड रखा होगा, तो इसका मतलब वो क्या है, प्राइवेट कंपनी। और अगर वर्ड यू खाली लिमिटेड रखा गया जैसे रिलायंस लिमिटेड, तो वो क्या बनी जाएगी बेटा, पब्लिक कंपनी बनी जाएगी। क्लियर हुआ सभी को अच्छे से? तो प्राइवेट कंपनी का मीनिंग सबको क्लियर हो गया। तो देखिए अब हम आगे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या है। इसमें मिनिमम मेंबर 2 होते हैं, इसमें मिनिमम 7 होते हैं। इसमें मिनिमम मैक्सिमम 200 होते हैं, जिसमें जो पास्ट के और प्रेजेंट के एम्प्लॉइज को हटा के। इसमें कोई लिमिट नहीं होती, यानी पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं होती, ये अनलिमिटेड होते हैं कि कितने भी मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितने भी हजारों लाखों करोड़ों इसके मेंबर बन सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि इनविटेशंस टू पब्लिक। इनविटेशंस यानी कि पैसे के लिए क्या इनवाइट किया जा सकता है कंपनी में, तो प्राइवेट केस में हम नहीं कर सकते पब्लिक को सब्सक्राइब, यानी कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक में शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं इशू कर सकती, सब कैपिटल नहीं ले सकती, पैसा नहीं ले सकती नॉर्मल पब्लिक से। वो केवल केवल अपने ही जो भी रिश्तेदार या उसके जो जानकार हैं उन्हीं से ही पैसे लेके उन्हीं को मेंबर बना सकती है। जैसे मैंने बताया मैक्सिमम 200, तो वो 200 जो हैं वो अनजान नहीं होंगे, वो उनके जानकार होंगे या उनका एग्रीमेंट होगा, नॉर्मल पब्लिक से वो पैसे नहीं उठा सकते प्राइवेट कंपनी में। बट पब्लिक कंपनी क्या कर सकती है कि पब्लिक में अपने शेयर इशू कर सकती है, वहां से पैसे लिए जा सकते हैं। तो यानी कि पब्लिक को ओनर बनाया जा सकता है किसमें, पब्लिक कंपनी में। तो ये क्या था कि इनविटेशन टू पब्लिक, पब्लिक को इनविटेशन भेजा जा सकता है किसमें, पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी कभी नहीं भेज सकती। ट्रांसफर टू शेयर, जो प्राइवेट कंपनी होगी उसमें क्या रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, वो नहीं ट्रांसफर कर सकते शेयर्स को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अपने शेयर को नहीं दिया जा सकता। लेकिन पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 10 पब्लिक कंपनी के शेयर हैं, तो मैं जब चाहूं उनको बेच दूं, या और जितनी भी पब्लिक कंपनी रजिस्टर्ड हैं शेयर मार्केट में, उन किसी के भी शेयर में खरीद सकता हूं। तो यानी कि नॉर्मल पब्लिक आप भी खरीद सकते हो, हर कोई खरीद सकता है, पब्लिक में हर कोई आता है जिसकी एज 18 ईयर के बाद है और बैंक में अकाउंट है, वो डीमेट अकाउंट खुलवा के किसी भी कंपनी के शेयर ले सकते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं इसमें प्रिपरेशंस ऑफ आर्टिकल्स। प्रिपरेशंस ऑफ आर्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ नेसेसरी जरूरी काम जो वर्ड यूज होते हैं वो किए जाते हैं कि एक आर्टिकल बनाया जाता है। आर्टिकल मतलब एक ग्रुप बनाया जाता है, एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाया जाता है। तो यानी कि प्रिपरेशंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ नेसेसरी फॉर द ऑल प्राइवेट कंपनी, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं
वो फॉलो किए जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। इसमें आर्टिकल नेसेसरी नहीं, नोट नेसेसरी होता। ये किसके अकॉर्डिंग काम करती है? जो कि आर्टिकल को रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता। प्रोविजंस टेबल एफ शेड्यूल आई गिवन इन कंपनीज एक्ट 2013 सेल अप्लाई। इस पे जो अप्लाई होगा वो क्या होगा? जो कि शेड्यूल 1 होगा, टेबल एफ का शेड्यूल 1। बस इतना ही रखना है। कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये किस पे एप्लीकेबल होगा, यानी कि पब्लिक कंपनी जो। तो टेबल एफ यानी कि टेबल होती है ABCDEF, बहुत लंबी, यानी कि अलग अलग टाइप्स की, उसकी शेड्यूल फर्स्ट जो है उसमें जो रूल्स दिए गए हैं कंपनीज एक्ट में वो फॉलो होते हैं पब्लिक कंपनी पे। नंबर ऑफ डायरेक्टर इसमें मिनिमम 2 होंगे, इसमें मिनिमम क्या होंगे? 3 डायरेक्टर होंगे। मेंबर्स की बात करी थी हमने, तो मेंबर्स इसमें 7 और डायरेक्टर 3। यहाँ पर मेंबर यानी कि मिनिमम 2 और मिनिमम डायरेक्टर भी 2 ही होंगे। ठीक है। मैक्सिमम के इसमें शायद 7 है, और इसमें देखते हैं, ये ध्यान नहीं है मुझे, बाद में बताऊंगा आपको। यूज ऑफ वर्ड्स लिमिटेड, इसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होगा, इसमें लिमिटेड वर्ड यूज होगा। तो ये थी बेटा कंपनीज के बारे में। 1% कंपनी की बात करते हैं, तो इसमें जो कि 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया न्यू टाइप्स ऑफ कंपनी, जो कि OPC के नाम से इसको जाना जाता है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 62 में इसकी डेफिनेशंस को किया गया है। जो कि मेंबर ऑफ OPC, इसमें केवल 1 ही मेंबर होगा। बात ही जब आती है, और क्या है कि रेजिडेंस ऑफ इंडिया वो किसका होना चाहिए? वो रेजिडेंस ऑफ इंडिया का, यानी कि उसका जो रेजिडेंस होना चाहिए, मतलब अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसकी जो नागरिकता है, उसका रेजिडेंस स्टेटस अगर हम कैलकुलेट करें, तो यानी कि वो इंडिया का में टैक्स पे करने वाला होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसका जो रेजिडेंस काउंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ना NRI, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, एक होता है RI, रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो रेजिडेंस ऑफ इंडिया होना चाहिए। उसकी कंडीशंस क्या होगी? कि वो कम से कम 182 दिन इंडिया के जो कैलेंडर ईयर होता है उसके 182 दिन से इंडिया में हो, और उसकी जो एक्टिविटीज है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वो इंडिया में चल रही है, तो उसको हम रेजिडेंस ऑफ इंडिया मानेंगे, और वो उसका मेंबर बन सकता है। एक ही पर्सन होगा। इट्स पेड शेयर कैपिटल नॉट एक्सीड टू 50 लाख, तो वो उसकी जो कैपिटल होगी वो 50 लाख तक उसको लागू कर सकता है। इट्स पेड अप शेयर कैपिटल यानी कि नॉट एक्सीड 50 लाख, तो 50 लाख से ज्यादा वो नहीं कर सकता। इट एवरेज एनुअल टर्नओवर 3 ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़, तो यानी कि पिछले 3 साल की, यानी कि कौन बना सकता है? ये बना सकते हैं। तो उसकी जो टर्नओवर है वो कितनी होनी चाहिए? 2 करोड़ से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पर्पज क्या होना चाहिए? कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 OPC कैन नॉट फॉर्म टू चैरिटेबल पर्पज, वो चैरिटेबल पर्पज के लिए नहीं बनाएगा, और अपने बिजनेस को केवल एंड केवल बिजनेस पर्पज के लिए ही इसको रखेगा, यानी कि पैसे कमाने के लिए। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? OPC कैन नॉट कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी अनलेस पीरियड ऑफ 2 ईयर, कि 2 साल के अंदर वो 1% ही रखेगा, उसके बाद वो प्राइवेट या पब्लिक में अपने आप को क्या कर सकता है? अगर उसकी टर्नओवर से ऊपर जाती है तो वो अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है बेटा, तो ये थी आपके पास, हमने पढ़ी कि कंपनी के टाइप्स, कंपनी का मीनिंग, कि कैसे क्या होता है, इन सब को हमने जाना। और उसके बाद हम देखेंगे कि शेयर्स क्या होते हैं। तो शेयर्स हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे, टाइप्स ऑफ शेयर्स, और उसमें डिफरेंस क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, और फिर न्यूमेरिकल पार्ट पे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शंस कंप्लीट कर चुके होंगे, फिर हम प्रैक्टिकल पर जाएंगे। तो आई होप सभी को यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आता है तो बेटा कॉल करेंगे। और आप सब अपने आप में क्या रखोगे? सभी अपने आपस में कांटेक्ट रखोगे कि आपने कितना क्या कर लिया, कितना क्या हो गया, और मुझे रिप्लाई करोगे। हर स्टूडेंट रिप्लाई करेगा, 20 के 20 स्टूडेंट्स रिप्लाई करेंगे। मैं आप कहो तो आप लोगों का अलग से ग्रुप बना देता हूं, जिसमें केवल मैं ही रहूंगा, उसमें स्टाफ यानी कि मैडम वगैरह कोई नहीं रहेंगी। तो उस ग्रुप में आप अपना रिप्लाई कर सकते हो, और आप जान सकते हो कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, क्या
उनको समझ नहीं आ रहा, हो सकता है आपको भी नहीं आ रहा, तो उस ग्रुप को हम क्या बना सकते हैं, कॉमन बना सकते हैं। अगर आप एग्री हो तो इसके लिए मुझे मैसेज करिए, फिर मैं अपने यानी कि सभी का एक ग्रुप बना देता हूँ जिसमें कोई भी अपने टॉपिक्स के अलावा कोई डिस्कशन नहीं होगी, कोई पर्सनल चैट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, केवल अपने टॉपिक या क्लास से रिलेटेड ही मैसेजेज होंगे। ठीक है बेटा, तो अगर ऐसा है तो आप मेरे को बोल सकते हो, कह सकते हो कि सर बना दीजिए, तो मैं आज ही अपना ग्रुप बना लूंगा जिसमें स्टाफ मेंबर कोई और नहीं हो रहेगा, केवल अपना रहेगा, जिसको हम अकाउंटिंग यानी कि अकाउंट्स ग्रुप के नाम से बना सकते हैं, जिसमें केवल अकाउंट्स रिलेटेड या फिर मतलब अपनी क्लास रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड ही चलेगा। मैडम को भी ऐड कर लेंगे और अपने क्लास को कम्प्लीटली रखेंगे। ठीक है बेटा, तो पढ़िए, सेफ रहिए घर पे और पढ़ाई करते रहिए। वीडियो को बार बार देखिए, समझ नहीं आता है तो देखने के बाद आप प्रॉब्लम्स दे सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।